बुक अगर प्राप्त करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, उसी नंबर पर आपको मिल जाएगा जो आपको कांटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। आपको पता है डेली के टाइम में इस टाइम हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, लेकिन कई लोग अनसिक्योरिटी के कारण इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा और लास्ट मोमेंट है, 14 से 15 दिन बचा हुआ है, तो इसलिए रिवीजन हम चालू करने के लिए लाइव हम कोशिश करेंगे 8 से 9 के बीच में इसमें हम लाने के लिए, और ये सामाजिक विज्ञान आज कंप्लीट करने चाह रहे हैं। सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए, कुछ लोग का रिक्वायरमेंट था कि ग्रुप में भी बता दीजिए, तो जस्ट वेट अ मोमेंट, आई एम गोइंग टू कॉल दोज पीपल जो कि इंटरेस्टेड होंगे और जो सिंसियर होंगे। कुछ लोग हैं उसमें कि डेली के बेसिस पर ज्वाइन करते हैं, बट एट द मोमेंट लास्ट में वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर कई लोग जानबूझ करके ज्वाइन नहीं करते, कई लोग ज्वाइन भी करते हैं तो उसमें वो सिंसियर नहीं रह पाते हैं, यानी कि जाकर सो जाते हैं। कई लोग को मैंने के 2-3-4 दिनों से मैंने देखा था, तो एट द एंड मोमेंट उनका रिकॉर्डेड है फॉर्मेट में, तो उन लोगों को मना कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सभी लोग को एक बार जय हिंद। ए लाइव ग्रोइंग इंडिया में स्वागत है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। निम्न क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, तांबा। तो सही जवाब आ गया हाइड्रोजन। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपको हाइड्रोजन सही जवाब होगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारणतः हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होता है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। यदि भारी हाइड्रोजन होता है, समस्थानिक जो होता है ड्यूटेरियम 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से देख सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए यस, चलिए आगे बताइएगा। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। चलिए आगे बताइए। जो लोग लाइव अभी हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं। अभी ये चीज़ें ज़्यादातर लाइव ही आएगी और इसमें 8 से 9 के बीच में लाने की कोशिश करेंगे, वहीं पर आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रम आपकी इकाई है तरंगदैर्घ्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रम मात्रक किसकी? तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रम का मापन जो होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष दूरी है, किसकी मात्रक है? इकाई है तो दूरी की। प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आवृत्ति का माप हो जाता है। आवृत्ति का मापक क्या होता है? हर्ज है, मीटर पर सेकंड होता है, रेडियन होता है, वाट होता है, इनमें से एक से अधिक। तो सही जवाब आएगा आपका हर्ज। ठीक है, आवृत्ति हर्ज का मात्रक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, और आपके सामने यहाँ पर है, घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में जो प्रयोग होने वाले क्रिस्टल होते हैं, ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट का, सिलियम डाइऑक्साइड का, जर्मेनियम ऑक्साइड का, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। तो सही जवाब है, बताइएगा, A B C D। तो सही जवाब होगा B, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके बारे में विस्तार से सुन लीजिए। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 का बना होता है। यदि प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ क्वार्ट्ज क्रिस्टल और राइनोस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग होता है रेडियो टेलीविजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। हर्ज मापा जाता है, किसका मापन होता है? तो ऊर्जा का, आवृत्ति का, ऊष्मा का, या गुणवत्ता का, या इनमें से एक से अधिक। हर्ज आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ज है। यस, आवृत्ति। हर्ज से आवृत्ति मापा जाता है, जिसको स्मॉल फॉर्म में संकेत किया जाता है HZ से। और एक मनुष्य, जो समान मनुष्य से मैंने इसके डिस्कस भी किया था, 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक आप लोग सुन पाते हैं, जो कि हम लोग सुन पाते हैं। चलिए, ऑलरेडी मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अब जिन लोगों को क्लासेज या फिर नहीं मिलेगी या फिर नहीं सुन पाते हैं, तो प्लेलिस्ट में लगभग 60 से ज़्यादा मैंने सभी बुक का निचोड़ दे दिया प्लेलिस्ट को, तो उसको आप सुन करके उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, और कूलम है, वाट है।
कुलम है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसके पास ताकत होता है वो बोलते हुए कि तुम्हारी वाट लगा देंगे, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो आपको मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, टाइम नहीं होता है। ये देख सकते हैं बीपीएससी में आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश की स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। समान तौर पर किसी सीमा जैसे कि 320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रम के भी में यह मान्य लगभग 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम तक होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा जो है 380 से लेकर के 700 नैनोमीटर बताया है। और एनसीईआरटी जो आप लोग बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पुस्तक में इसकी सीमा 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक रखी है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्प के अनुसार इसका प्रास अपना निकटतम जो इसके आसपास में रहेगा उसको आप देख लीजिएगा। 300 से लेकर के या 380 से लेकर के 700 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन आया है, सौर विकिरण निम्न किस परास में दिखता है? ये अभी फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर साइंस का पोर्शन है तो आपको कवर होगा। अगर आपका एसएसटी या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है तो भी आपका 40 नंबर इसमें कवरेज किया जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? अभी मैंने बताया है 400 से लेकर के 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक आपका रहेगा, ठीक है। 400 से लेकर के 300 नैनोमीटर तक दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता आपको मापी जाती है, ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर। यस, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रव जल के तुलनांक घनत्व का मापन किया जाता है। आई होप कि सभी लोग को क्लियर दिख रहा होगा और सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं साथ ही साथ लाइव भी कनेक्टेड हूँ। अगर आपको लाइव आगे के देखना है, क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। दाब की इकाई, हाँ जी, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर या पास्कल भी कह सकते हैं। न्यूटन पर मीटर या फिर पास्कल भी कह सकते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तली के इकाई के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी फिजिक्स का करेंगे, फिर केमिस्ट्री का करेंगे और लगभग 1 घंटे में ये 9 सवा 9 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा नहीं हम टाइम लेंगे, ऑलरेडी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और जितना मैंने दे दिया कंटेंट उसको रिवीजन कीजिए। जिन लोगों को नोट्स मिल चुका है, बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देंगे, उतना शायद आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। चलिए आने देखते हैं। पास्कल है दाब का मात्रक, फिर से एक क्वेश्चन रिपीटेड है तो वही है, सेम है। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए या फिर किलोग्राम पर सेंटीमीटर कर दीजिए, किलोग्राम पर नैनोमीटर कर दीजिए, सभी एक ही है, सभी इसका 1 से अधिक होगा मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन सा अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण, इनमें से 1 से अधिक। तो अब बताइएगा ABCD में, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब होगा दाब, जो है अदिश राशि है। दाब, बाकी सभी सदिश है, जितने भी जी बता देते। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि किसको कहते हैं, पहले अदिश के बारे में जानते हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली हिंदी उच्चारण और से स्टार्ट हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होगा, यानी कि सिर्फ हम इसमें मैग्नीट्यूड आंसर निकलेगा, ना कि कुछ और। तो इसलिए इसको अदिश कहेंगे। और जिसमें दिशा का हो और साथ ही साथ त्रिभुज के त्रियक नियम को, जो कि क्लास 12th में आता है, आप अगर 10th तक का सिलेबस देखिए तो उसको हम नहीं फॉलो करेंगे, तो उसको भी फॉलो करें तो उसको कहते हैं
सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में वेक्टर राशि कहते हैं। और याद रखने के लिए कंपटीशन में जो जा रहे हैं, सिर्फ ये याद रखने के लिए हम बता देते हैं शॉर्ट फॉर्मूला, कि जिसमें बो हो, यानी जिसमें भी उच्चारण में स्टार्टिंग में बो हो, जैसे बल हो गया, बेग हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सारे सदिश वाले कहलाएंगे। जिस जो बो के अलावा हो वो सारे ज़्यादातर वो अदिश राशि आते हैं। तो याद रखने के लिए यहीं पर आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अदरवाइज एक बार जो मैंने आपको दिया था SCERT NCERT, उसको गो थ्रू कर लीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। उससे रिलेटेड मैंने जब फिजिक्स पढ़ाया था तो उसमें भी आपको क्लियरिटी आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, एक बार बता देते हैं, वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता हो उसको सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए बल हो गया, बेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो कि आपका BPSC में TRE 1 में भी क्वेश्चन आया था। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसको, और दिशा नहीं होता, उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, तो ये सारे लोग को अदिश राशि कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, बाद में जरूर देखिएगा, वो अपने यहाँ से सुन सकते हैं। और जो लोग अभी ऑडियो फॉर्मेट में हैं तो अभी आप सब सुन लीजिए। अब ज़्यादातर कोशिश करेंगे आपको लाइव जब भी टाइम मिलेगा, टाइम की पाबंदी मेरे पास भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, जब अपने टाइम के अनुसार हम आ देंगे। कोशिश करेंगे इसी के बीच में हम 8 से 10 के बीच में आपको मिल जाएगा कंटेंट। ओके, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो सही जवाब होगा विकृति। किसी भी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन या उस वस्तु की मूल विमा के आयतन को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक है। जिसका बीमा ही नहीं होगा, जिसका कोई राशि ही नहीं होगा, तो उसकी कोई भी डायमेंशन भी नहीं होगी, ना ही उसका कोई मात्रक होगा, जिसको विकृति कहते हैं। ठीक है, विकृति। आगे बढ़ते हैं। सही कथन को चुनिए। एक सेकेंड, सही कथन को चूज करना है। एक सेकंड का टाइम दीजिए। चलिए क्वेश्चन है इस तरह से, सही कथन को चुनिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, BPSC 2018 में पूछा गया है। तो यह लाल का तरंग दैर्घ्य बैगनी से कम होता है, ये गलत है। और आपका लाल का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है, बिल्कुल ज़्यादा होता है, जिसे भी गौर करके आपने पढ़ाया था। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम इसी का होगा, बैगनी का, और लेकिन आवृत्ति इसका सबसे ज़्यादा, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जबकि लाल रंग का ठीक उल्टा होगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होता है। चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का क्या कारण है? तो आपका घटना है प्रकाश का व्यतिकरण के कारण है। जब दिन में पानी का साबुन का जो बुलबुला फिल्म की दिखाई देता है, फिल्म की तरह दिखाई देता है, तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है। किस घटना के कारण ये ऐसा दिखाई देता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, यानी इंटरफेरेंस के कारण दिखता है, अनेक रंगों और सुंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 2022 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 67 का। परमाणु के केंद्र का धनावेशित, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन इसलिए PVSC आपको करा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इससे क्वेश्चन आपको आएगा। GK GS जितने भी 80 नंबर 100 नंबर कई लोग का इसमें कवर किया जाएगा। परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सही जवाब बताइएगा कौन होगा? धनावेशित जी प्रोटॉन होगा। लेकिन इसमें आंसर जो दिया BPSC 2017 का क्वेश्चन है, इसमें है न्यूक्लियस दिया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ क्यों इसमें न्यूक्लियस दे रहा है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होता है, इसको न्यूक्लियन कहते हैं, इसको न्यूक्लियन के रूप में रहता है। प्रोटॉन धनावेशित मुकुल कण है, न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है,
हाँ, न्यूट्रॉन उदासीन, उसमें न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, जिस कारण से नाभिक न्यूक्लियस के धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻27 kg के आसपास। इसकी खोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और जेम्स चैडविक के द्वारा। किसको? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। राइट आंसर इसमें बीपीएससी ने डी मारा है, इसमें न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों मिलाकर के होता है आपका नाभिक में न्यूक्लियस, तो दोनों मिलाकर के आपका डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होना कि आवेश होता नहीं, तो आपका सही जवाब होगा न्यूक्लियस इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? इसका मैंने बताया भी था आपको, और एससीईआरटी में आप जिसे देखेंगे 6-7 क्लास में, उसी में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। तो इसको ठोस से सीधे गैस, जैसे कपूर का मैंने एग्जाम्पल दिया, कपूर अगर जलाते हैं तो वो लिक्विड नहीं बनता, सीधे गैस बन करके हवा में उड़ जाती है। तो कौन सा होता है? ऑप्शन बताते हैं, ऊर्ध्वपातन, संघनन, बाष्पन, उबलना। सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। यस, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तथा गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। गैस अवस्था में से सीधे ठोस में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से देख सकते हैं, लास्ट ईयर का 2022 का क्वेश्चन है। वह ताप बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है क्वथनांक, गलनांक और हिमांक या त्रिक बिंदु। तो इसको कहते हैं, ABCD बताइएगा। इसको त्रिक बिंदु कहते हैं, बिल्कुल। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्था एक साथ रहती है, तीनों, जिसको कहते हैं त्रिक बिंदु, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। उदाहरण के रूप में जैसे कि 1611.65 पास्कल आंशिक दाब का जो होता है 273.16 केल्विन रहता है, जिसकी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का त्रिक बिंदु इसको कहते हैं, जिस पर द्रव और ठोस और गैस एक साथ पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं ना त्रिदेव, तीनों का देव, या फिर कहीं से आपको रिलेट करके याद रखिएगा कि तीनों एक जगह कहीं भी बड़ा दुर्लभ स्थिति होता है, तो वो ऐसा दुर्लभ स्थिति है जो कि इसको त्रिक बिंदु कहते हैं या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर तीनों चीज़ें मिल पाती है। आपका ठोस भी मिल जाता है, गैस भी मिल जाता है, और आपका लिक्विड यानी कि सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों मिल जाता है। तो आप कोरिलेट कर लीजिएगा जहाँ से भी कोरिलेट करें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्लिक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। कॉस्मिक किरणें क्या है? धनावेशित है, अनावेशित है, आवेशित है या अनावेशित, दोनों हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए, कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या है? धनावेशित है, ऋणावेशित है? चलिए मैं जवाब देता हूँ। इसका कॉस्मिक किरणें आपका जो होता है एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, उच्च ऊर्जा के लिए आवेशित कण है। तो जो अंतरिक्ष में उपलब्ध होता है सभी कण, ये सारे कॉस्मिक किरणें के नाम से जानते हैं। चलिए, कॉस्मिक किरणें एक आवेशित कण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, टोटल 20 क्वेश्चन अभी करवा दिए कुछ टाइम में। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में G का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? G मतलब सीधे आंसर बताते हैं जनरेशन। ठीक है, 2G जैसे 3G, अभी 4G 5G आ गया, कुछ दिन में आपको 6G आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2G यानी कि जनरेशन, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पीढ़ी के रूप में। रडार का आविष्कार कौन किया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग या बुश वॉल या ऑस्टिन। किसके द्वारा किया था रडार का आविष्कार? तो रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा। किसके किया था? रो से रडार, रो से रॉबर्ट, याद रखिएगा, रो से रडार, रो से रॉबर्ट। और स्कॉटलैंड के निवासी थे जिसको भौतिकविद रॉबर्ट वॉटसन ने सन 1935 में पहली बार प्रायोगिक के तौर पर, यानी कि रडार जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। व्यवस्था का आपको क्रिया द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हुआ हवाई हमलों में पूर्व सचेत करने के लिए। मान ली पहले से तुमको पीटेंगे, उससे पहले सचेत करने के लिए इसका यूज होता था। नेक्स्ट है
गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल क्या है? तो ऑप्शन है न्यूट्रॉनो है, हिग्स बोसॉन है, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी 16 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। बताइएगा क्या है गॉड पार्टिकल क्या है? ABCD आंसर बताइएगा। ओके, थैंक यू सर। ABCD। चलिए, आप लोग का एग्जामिनेशन शेड्यूल भी आ चुका है, आप देख लीजिएगा। मैंने उस पर सेपरेटली 2-4 मिनट का वीडियो मैंने बना दिया है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर बता देते हैं जिन लोगों को नहीं पता। गॉड पार्टिकल एक हिंग बोसॉन है, हिंग बोसॉन, हिंग बोसॉन है, ठीक है। यानी इसको थोड़ा सा बता देते हैं। हिंग बोसॉन एक मूल कण है जिसकी यानी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 14 मार्च 2013 को किया गया था। और वैज्ञानिक समुदाय को बाहर और मीडिया पर अक्सर इन कणों को ईश्वरीय कण, यानी इसी के कारण इसका नाम रखा गॉड पार्टिकल। ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने के वाले वैज्ञानिक की जोड़ी चलिए, वैज्ञानिक की जोड़ी हिंग बोसॉन्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम से डब्ल्यू हेंगल्सन ने वर्ष 2013 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इन्हीं कारण इसको नोबेल पुरस्कार मिला, गॉड पार्टिकल के कारण। ठीक है, याद रखिएगा कोई किसने खोज किया था इसका गॉड पार्टिकल का 2013 में, 14 मार्च 2013 को, याद रहेगा। हाँ जी, यस, हिंग बोन्स। ठीक है, कुछ बोल रहे थे कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं देंगे। सर सीवी रमन को भौतिक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? 1930 ईस्वी। वेरी गुड, हाँ 1930 ईस्वी। भौतिकी कल ही की डेट में बताए थे या कुछ दिन पहले, आपको कई बार मैंने इसका डिस्कस किया था। भौतिकी शास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर एस, जो कि डॉक्टर चंद्रशेखर, आप क्वेश्चन है तो भारतीय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पूरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको सीवी रमन के नाम से जानते हैं हम लोग। उन्हें 1930 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये नोबेल पुरस्कार जो भारत से संबंधित विजेता हैं, तो सबसे पहले आपको मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर, कई लोग साहित्य के क्षेत्र में 1913 में प्राप्त हुआ। उसके बाद सीवी रमन जी को भौतिकी में 1930 में, उसके बाद हरिगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में 68, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में 1983 में, और मदर टेरेसा शांति में 1989 में 79, 79 जिसको करेंगे, सॉरी 79 में, अमृत सेन को अर्थशास्त्र में 98 में, और कैलाश सत्यार्थी शांति में इधर रिसेंटली मिला है 2014 में। वी रामकृष्णन को मिला है रसायन में 2009 में, और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में मिला है। तो ये इतने जो है क्षेत्र में जिनको भारतीय, जिनको नोबेल पुरस्कार, और पहला का जरूर याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर या सीवी रमन, इनका ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और रिसेंटली में है अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीविजन की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है न्यूटन, जेम्स वाट्स, हम्बी डेवी या गैलीलियो। ABCD, तो सही जवाब इसमें है गैलीलियो। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, राइट ब्रदर्स ने किया था 1912 के आसपास। मैंने आपको डिस्कस किया था आपको। एक माइक्रोन के बराबर कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर के बराबर। इसको मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कितना होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 होगा, या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा, और ये है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। F बराबर होता है, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा,
और जिन लोगों को लाइव आकर के ज्वाइन करना है आपको क्वेश्चन आंसर भी दिखेगा और रिप्लाई वहाँ पर भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका कमेंट आप लोग का देख लेंगे यहीं से, ठीक है। आपको जिनको ज्वाइन करना है वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया है यहाँ से, क्योंकि फॉर्मूला क्योंकि कई न्यूमेरिकल चीज़ें हैं और जो कोई आई थिंक यहाँ पर आपको देख करके अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ बराबर 9/c प्लस 32 होगा इसका फॉर्मूला। एफ बराबर 9/c 9/5c 32, c इज इक्वल टू सेंटीग्रेड कहेंगे, एफ फ़ारेनहाइट तापक्रम हो गया, और ये है आपका f इज इक्वल टू 9/5। अगर इसमें वॉल्यूम 40 डालना है फ़ारेनहाइट सेल्सियस में मानने के लिए तो 40 डालेंगे, फिर यहाँ से 8 में कट जाएगा, 8 से 25 40, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, 9 × 72 प्लस 32 ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा फॉरेन डिग्री, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए होंगे जो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, आप लोग दिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या भी हैंड भी जो जैसा कि मैंने बताया था सभी लोग को बैठना है कॉपी पेन ले करके, तो ज़रूर से ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेगा, चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड के हैं या एसएसटी के लिए आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। पीपीएससी उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है तो आप देख सकते हैं, एक सीधे आंसर बताता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, किस मिश्रण में विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का किसी जो भी मिश्रण से अगर ऑलरेडी मिक्स हो चुका है तो उसको डाइवर्ट करने में कुछ ना कुछ तो यूज होता है, तो डाइवर्शन के लिए पदार्थों को अलग करने के लिए जो यूज होता है उसको क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग करते हैं। लोलक का आवर्तकाल यानी काल अवधि जिसको कहते हैं, या फिर इंग्लिश में टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है तो लंबाई पर डिपेंड करेगा, तो लंबाई कहाँ है, ये है लंबाई। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, T = 2π√100 L/g, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, और ये फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन करते चले जाएगा इसी समय PDF में। जो लोग सिंसियर रहेंगे PDF आपको पर्सनली आप मुझे मैसेज कीजिएगा, जो लोग व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, ये आपने हैंड रिटन नोट्स आपने तैयार किया है या नहीं, रफ में भी तैयार करते हैं कोई दिक्कत नहीं, और पर्सनली मैसेज कीजिएगा, ग्रुप ओपन नहीं रहेगा, क्योंकि कई ऐसे असामाजिक तत्व या फिर कोई जो है डाइवर्ट करने के लिए आपको नीचे करने के लिए या फिर आपको डाइवर्जन के लिए कि ग्रुप क्यों अच्छी चल रही है, कुछ ना कुछ आकर के पिन करके चले जाएंगे और खुद वो एक्टिव नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को आई डोंट वांट टू सपोर्ट ऑल द थिंग्स। चलिए, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो, u से गति करते हुए t सेकंड में भी वेग प्राप्त होता है तो संवेग में परिवर्तन को कहेंगे। ये सारी चीज़ें m इसमें कॉमन हो जाएगा तो m आप बाहर आकर के v - u/t आ जाएगा, ठीक है, वेग में इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इस तरह से देख सकते हैं। त्वरण का सूत्र मैंने अभी बताया, सेम चीज़ें है, ऊपर में v - u/t होगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश पूछ रहा है तो अदिश आयतन है, बाकी सब चीज़ों को मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट के पदार्थ के संवेग और वेग के किसी भी राशि को भौतिक राशि की जाती है, क्या होती है, उसमें द्रव्यमान होती है। संवेग और वेग, इसे इसमें फॉर्मूला हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संवेग और वेग का अनुपात। यहाँ पर v कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा क्या m मतलब कि द्रव्यमान आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा संवेग को कहते हैं mv, मास और v के डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन को ही संवेग कहते हैं, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को। वेग को ऑलरेडी पता है, v से डिनोट करते हैं, v यहाँ पर कट गया तो बच गया सिर्फ और सिर्फ m, यानी कि द्रव्यमान बच गया, ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है, और मीटर में रहेगा तो किलो बराबर होता है 1000 होता है, 1000 कौन सा है तो 1000 c है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लीजिएगा, आप अपने अनुसार स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा या फिर आप अपना PDF या हैंड रिटन नोट्स तैयार करते चले जाएगा। चलिए एक सेकेंड, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से 36 नंबर क्वेश्चन है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, 1 पिकोग्राम होता है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया, पिको, डेको, एक्सा सारी चीज़ मैंने बताया था। तो याद रखिएगा पिको मतलब 10⁻⁻12 होता है, नैनो इसको नैनो कहेंगे, और इसको पिको 100 कहेंगे, 10⁻⁻6 को माइक्रो कहेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जब एक लिफ्ट में खड़े होते हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, तो लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लगाया गया बल लिफ्ट के 9.5 त्वरण के नीचे से आते समय शून्य होता है। नीचे जब आते समय इसका शून्य होगा, जी के वैल्यू जो होता है शून्य हो जाता है,
ठीक है, जी के समय। अगर ऊपर जाते समय इसकी वैल्यू क्या होगा, 9.85 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लिफ्ट के देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड। नीचे से आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का जो दबाव पड़ता है वो नहीं पड़ता है, कुछ भी दबाव नहीं होता है, इसलिए जीरो हो जाता है। तो उस समय फर्श पर उसके द्वारा लगाया गया बल भी जीरो होता है, जिससे आपको पता है बल आपको फोर्स डिपेंड करता है एम जी या फिर आपको एम ए पर, एक्सेलरेशन पर, ए पर। ए और ये जी सेम चीज, एक्सेलरेशन कहिए या फिर ग्रेविटी कहिए। इसे अगर ये जीरो हो गया तो पूरा फोर्स ही जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस तरह से, और आपका क्वेश्चन इस तरह से है, आई होप कि दिख रहा होगा। और ये इनिशिएटिव आगे किस तरह से आगे बढ़ता है देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होता है? पंख सबसे पहले जमीन पर गिरेगा। क्या क्वेश्चन का ये फिर से समझिए, एक पंख है, एक रबड़ की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है, समझ गए, तीनों अलग अलग है। एक पंख है, ये बहुत हल्का है, एक लड़की है, लेकिन निर्वात में, कहाँ पर बोल रहा है, निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिर रहा है। ऊंचाई मान लीजिए 50 फीट है या फिर आपके 5 मिनट प्लॉट है उस पर से गिरना शुरू हुआ तो सभी एक समान गिरेगा, चाहे कुछ भी हो। तो क्योंकि निर्वात है, यहाँ पर है ही नहीं, हवा नहीं है और जी है नहीं, तो सभी एक समान मिलेगा। अब जो भी ऑप्शन एक समान में मिलेगा उसको हम लगा देंगे। देखते हैं, ए आपको देख रहा है यहाँ पर पंख सबसे पहले पहुंचेगा, ये गलत आंसर है, ए गलत आंसर है। बी देखते हैं इस तरह से, बी है रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। और लकड़ी की गेंद सबसे पहले पहुंचेगी तो ये भी गलत है। और तीनों एक समान जमीन पर पहुंचेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन अगर आपको फायदा करता है तो। निर्वात की स्थिति में वस्तु प्रतिरोध जो होता है शून्य होने के कारण पंख, रबड़, तीनों लकड़ी एक समान गति से स्वतंत्रता के साथ गिराए जाएंगे, तीनों जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि भी बराबर हो गया रूट अंडर यहाँ पर देख सकते हैं रूट अंडर 2GH, तो यहाँ पर रूट अंडर 2GH, जिसके उनके दरम्यान स्वतंत्र हो गए। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, वायु में जो मैंने आपको धो से ध्वनि और धो से अनुदय याद रखिएगा। याद करने के लिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, बाकी चीज़ें इससे कोई बकवास है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदय होता है। अगर प्रकाश से पो से प्रकाश, पो से अनुप्रस्थ याद रखिएगा, अनुप्रस्थ इसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, अनुप्रस्थ यानी प्रकाश का अगर पूछेगा प्रकाश किस दिशा में गमन करता है तो आप बताइएगा अनुप्रस्थ दिशा में, ठीक है। इसको जिसे अभी एक चीज़ और बता देता हूँ अपने अनुसार, जिसे धो से धोनी यानी धोनी, महेंद्र सिंह धोनी याद कर लीजिएगा, यहाँ पर अनुदय याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे इसमें, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है, यानी कहीं कुछ माध्यम की जरूरत होती है, ये इतने निर्वात में चलना शुरू कर देंगे ध्वनि। वायु और गैस में ध्वनि की तरंगे अनुदय होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से अब जब भी वीडियो हम डालें तो आपको उसी समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शायद ग्रुप में हम सेंड नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं होने के कारण ज़्यादा हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। रेत और नेफ्लिन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा इसको अलग किया जाएगा? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाएगा। सब्लिमेशन, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। यह रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ ठोस से वाष्प अवस्था में बिना तरल और अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति आते ही आप मार लीजिएगा, शक्ति मतलब वाट, शक्ति मतलब वाट, चाहे विद्युत हो या चुंबक हो या कोई भी हो, शक्ति जहां पर बोल देंगे तो तुम्हारी वाट लगा देंगे, यानी डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति बराबर होता है आपको कार्य बटे समय, ठीक है, कार्य बटे समय। नेक्स्ट को 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इतने कम समय में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही समलेखित नहीं है? सही समलेखित नहीं है, जैसे वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, ये सही है। आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से आपको विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं, विद्युत प्रतिरोध को ओम से मापते हैं, ओम, इसका डिनोशन इस तरह से है, ओम को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार की छोटी विद्युत धारा है, उसके कार्य को मापने के लिए होती है, छोटी विद्युत धारा है, यानी छोटी विद्युत धारा मापने के लिए क्या उनसे कहा है तो इसको गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। इसकी एक डायग्राम है, मैं आपको बता दूंगा। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर के द्वारा करता है, मैंने आपको इसी तरह से डायरेक्शन बता दिया। और अन्य प्रश्न मैंने आपको बता दिया।
43 नंबर क्वेश्चन, टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत में परिवर्तित करते हैं? किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए? तो आपको मैकेनिकल ऊर्जा की उसमें जरूरत पड़ती है टरबाइन और डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। 100 वाट की बिजली का बल्ब और यदि 10 घंटे चले तो बिजली का पर खर्च कितना होगा? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 आ जाएगा। 1000 मतलब 1 यूनिट, एक यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया, इसको करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 45 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया हुआ है 1.403 किलो ओम दिया हुआ है। यदि प्रतिरोधक का मान है 2 किलो ओम के, तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो दूसरे प्रतिरोधक, इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ और वहीं से आपको तेजी से बता देते हैं। 45 ये है आपको, जैसे अगर ये प्रतिरोध इसमें कनेक्ट किस तरह से हुआ है ये ध्यान देने वाली है। तो समांतर में, श्रेणी में होता है इसका फॉर्मूला अलग होगा। समांतर में है तो 1/r वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर श्रेणी वाला है तो r = r1 + r2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इन्हीं चलिए, समांतर का है यानी कि जो हम लोग का घर में भी यूज होता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो घर में यूज होता है वो किस क्रम में जुड़े रहते हैं, तो समांतर क्रम में होता है या श्रेणी क्रम में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कुल प्रतिरोध दिया हुआ था यानी R2 का वैल्यू दिया हुआ था, इस फॉर्मूला का यूज करना है समांतर का और इस तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट, और बस 6-7 क्लास का जो आप रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, किस तरह का होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का होता है, वो अमोनियम क्लोराइड का। एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटय में प्रयुक्त किया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कैथोड में जोड़ा जाता है। डायनेमो क्या होता है? मैंने आपको बताया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करने का काम करता है डायनेमो। चलिए, आई होप कि अच्छा लग रहा हो। एक और बता दीजिएगा यस नो में भी। यस, कई लोग जवाब दे रहे हैं, जिससे कि किड्स चैनल अर्चना जी एंड ओके। चलिए, इससे बेहतर है आप अभी लाइव ही आ जाइए। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग को मैंने लिंक भेज दिया है, ताकि क्योंकि लाइव इसलिए आए हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको मुँह जवानी बताएंगे तो शायद समझ नहीं आएगा। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाइए, यहाँ डिस्कनेक्ट कर दीजिए कॉल से, कोई दिक्कत नहीं, कोई गला शिकवा नहीं है, बाद में बात कीजिएगा। चलिए, लाइव आ जाइए सभी लोग। ओके, गुड नाइट। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा को यस, तो यहाँ से हटा दीजिए ना, व्हाट्सएप से हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वहाँ बोल नहीं सकते, ये दिक्कत है। चलिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। हाँ, सभी लोग सुन गए, आप भी सुन। ओके, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण का है? तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको कुछ केमिस्ट्री का, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देंगे और आपको बता भी देंगे। कई लोग जो है ऑलरेडी PDF इनको मिल चुका है। जो इन लोगों को अगर PDF आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स इस तरह का, वो पर्सनली कमेंट कीजिएगा। ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी दे चुके हैं, कई लोग को जो पढ़ चुके हैं। ये इन लोगों को रिवाइज करने के लिए रिवीजन पर्पज से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हम आपको ऑडियो फॉर्मेट में दे रहे थे। और जिन लोग जो कंटिन्यू ज्वाइन किए हुए हैं तो इनका प्लेलिस्ट देखिए बना हुआ है, 60 से ज़्यादा वीडियो बना हुआ है, सभी बुक्स का निचोड़ मैंने दिया है करंट अफेयर्स उस समय के कारण। तो इसको जाकर के आप सुनिएगा। अगर क्लासेज नहीं होती है, रिमेनिंग 14-15 दिन बचा हुआ, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागिएगा मत, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो क्लासेज यहाँ से ले लीजिएगा। कोई अगर डाउट होता है, कोई आपको क्वेश्चन रहता है, तो पर्सनली आप हमें मैसेज कर लीजिएगा और अपना तैयारी कीजिए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ज़्यादा टाइम आप उसी में व्यतीत कीजिए। इधर उधर भटकने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इस तरह से, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाता है? अभी मैंने बताया विद्युत धारा ओम मीटर से मापी जाते हैं, ये आपका आमीटर से विद्युत धारा को मापी जाती है, आमीटर से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करते हैं।
आर्मीटर विद्युत धारा का मापक है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल की ईएमएफ यानी ईएमएफ का मापन करता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, कई बार रिपीट होता है। और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका होता है? रंग को अलग करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। एक प्रिज्म से इसको रंगों को अलग अलग किया जाता है, जिस तरह से आपने दिया है एनसीईआरटी नोट्स, इसमें भी दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने हैंड रिटन नोट्स में भी कई जगह प्राप्त किया। कई लोग इसमें, क्योंकि 40 से ज़्यादा पीडीएफ मैंने दिया है, तो लोग उसको खोल के देख भी नहीं पा रहे हैं। अलग अलग नोट्स उसमें प्रोवाइडेड है, और तो उसमें जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। और मैथ्स का साथ ही आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अब बाय करेंगे उसमें मैथ्स का भी कंटेंट आपको दे देंगे, ताकि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश का भी कंटेंट मेरे पास उपलब्ध हो गया, और उसकी तैयारी में लगे हुए थे, वो भी बन के तैयार हो गया, जो कि 30 नंबर लाना मैंडेटरी है। 30 में से 9 नंबर लाना मैंडेटरी है, तो 9 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इवन आपका अगर नंबर मैच हो जाता है, 75 नंबर ही मान लीजिए आपका है, और बाकी का 1000-2000 लोगों का भी 75 नंबर आया है, तो आपको इसमें हिंदी इंग्लिश में जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली आएगा। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी कवर करना है। अगर 30 आपका है टारगेट लेकर चलिएगा, इसमें 25 प्लस लेकर रखे आए, ताकि अगर कहीं किसी कारण से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी लोग का नंबर नेचुरल दिखेगा। अगर 75 है तो 75 50 1000 200 हज़ारों की संख्या आएगा। कई बार के लोगों का इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ ड्यू टू डेट ऑफ बर्थ के कारण। जो नए विद्यार्थी हैं खास के लिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा न कवर कीजिएगा। आगे चलते हैं, सीधे टाइम वेस्ट करते हैं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इस तरह से है, और मैंने आपको बता दिया आपतित प्रकाश फ्रेंच द्वारा रंग पट्टिका में विभक्त किया जाता है, जो कि 7 रंग है। रंगों में होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य आपका इसमें इसका होता है। इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियो में, जो बाद में ज्वाइन किए हैं उसको बाद में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 50 मिनट से ज़्यादा वीडियो होने वाली है। यदि किसी एनाक्लोलोक की लंबाई 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी, आपको डायोप्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, एक साथ देख लीजिए। इस तरह से आपको नोट करना है। आपको डायोप्टर जो लेंस की क्षमता है उसको डायोप्टर में मापते हैं, इससे प्रतीक डी के रूप में हम जानते हैं। और एफ बराबर होता है, इसमें एफ से व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर मैं ये देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि नहीं, ये देखिए फॉर्मूला इन्होंने दिया है, तो इस फॉर्मूला को इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसकी क्षमता डी से मापते हैं, इसकी फोकस दूरी 1 है। अभी सारी लेंस की क्षमता प्लस में मानते हैं, अभी सारी लेंस यानी कि, और अब सारी लेंस निगेटिव में होता है, यानी ये उत्तल वाला होगा, ये अवतल में होगा, निगेटिव वाला उत्तल में होगा, ये पॉजिटिव वाला अवतल में होगा। फोकस दूरी बराबर होता है 1/, लेंस की क्षमता। उल्टा कर दीजिएगा, वाइस वर्सा आएगा। अगर इसको डी इधर लाएंगे तो एफ नीचे आ जाएगा, 1/f आ जाएगा फोकस दूरी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर दिया हुआ था फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर मारिए या फिर 0.5 सेंटीमीटर, आंसर सी आ जाएगा। चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है? तो उत्तर मैंने बताया ऑलरेडी, तो उत्तर जहाँ मिल जाएगा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 53 नंबर क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से जो बाद में है इसको रहेगा, और कल के डेट में शायद इसको जो लाइव अभी हम ले रहे हैं उसको हटा देंगे। जो लोग लाइव आएंगे उन्हीं को फायदा होगा। कल शाम तक इसको रहेंगे, उसके बाद इसको हम अनलिस्टेड कर देंगे। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा के संकेत करता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के रूप में आकर्षित होता है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर दिशा में आकर्षित होता है। मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में। श्वेत प्रकाश क्या होता है? यानी श्वेत मतलब व्हाइट प्रकाश की नली में कैसा होता है? तो व्हाइट प्रकाश में तंतु उसमें गर्म हो जाता है, तंतु को गर्म करके इसमें प्रकाश करते हैं। श्वेत प्रकाश पद्धति ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प से पैदा होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रभाव करने पर पारा अदृश्य परावैंगनिक उत्सर्जित करता है। ये परावैंगनिक किरणें नालिका के आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्ति प्रकाश के लेपन के कारण इसने इस सारी चीज़ें प्राप्त होता है। फिर से बताते हैं, श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा होता है? तो तंतु को गर्म करके है उसमें पैदा होता है। ठीक है, उसको गर्म कीजिएगा तो अपने आप, पहले कई लोग का चेहरा लाल होता है फिर बाद में व्हाइट हो जाता है, तो इस तरह से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कारण में मिला था? कई लोग मान लेते हैं इसमें अपेक्षितता, ये गलत है। सही जवाब मैंने कई बार बताया, विद्युत प्रभाव के कारण उनको मिला है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है और किसके लिए मिला है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ABCD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए बता भी दिया है। आइंस्टीन को विद्युत प्रभाव के लिए मिला है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। किसके लिए कब मिला है, तो 1921 में मिला है। और याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, CB रमन से 9 साल पहले, CB रमन से 9 साल पहले, CB रमन को मैंने बताया 1930 को मिला है। विद्युत, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो सही जवाब होगा यूरेनियम के लिए। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से देख सकते हैं। और कमरे को ठंडा किया जाता है किस तरह से? पानी के बहाने से या संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित मतलब कंप्रेस, जिससे हम लोग कंप्रेस नेचुरल गैस CNG यूज करते हैं गाड़ियों में, तो उसी को यूज करने से, या फिर रसोई गैस से, या फिर ठोस को पिघलाने से, यानी कि बर्फ को पिघला देते। तो सही जवाब होगा इसका संपीड़ित गैस को, यानी कि कंप्रेस्ड गैस को इसमें छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापक्रम कम हो जाता है। इसका मैंने डिस्कस भी किया था, इसी के बारे में चर्चा किया था, जो लोग कंटिन्यू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का होता है? टीन का होता है, शीशा का होता है। और इस सुरक्षा फ्यूज मतलब कि जो आप लोग शॉर्ट सर्किट जिससे बचने के लिए हम यूज करते हैं, वो किसका होता है, किस का बना होता है? टीन शीशा का नहीं होगा, तो किसी न किसी चीज का मिश्रण होगा, और हल्के धातु का होगा, ताकि अगर वो टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे इफेक्ट ना पड़े। तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु उसमें यूज होता है। तो मिश्र धातु याद रखिएगा। फ्यूज तार जो होता है शॉर्ट सर्किट जिसको यूज होता है, सुरक्षा फ्यूज, इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर से आप देख सकते हैं। इसका आप शॉर्ट सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन में BPSC का ही है, BPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको डिस्कस करने के लिए लाए हैं। इसी को शायद कंटिन्यू करेंगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है। और फिर से आज स्टार्ट कर रहे हैं, कल बायोलॉजी, कल केमिस्ट्री और SST, इस तरह से हम सारी चीज़ें स्टार्ट करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा है, शीशा है, और जस्ता है, और पारा है। तो पारा आपको पता है कुचालक, और पारा एकमात्र और एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर रहता है, और ये कुचालक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करेगा। बताते हैं कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाह ना होता है कुचालक कहलाता है। समझ सकते हैं, यानी जैसे कि लकड़ी हो गया, कांच हो गया, इसमें धारा नहीं प्रभावित होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें नहीं जाएगा। जैसे सभी धातुएं, जो धातुएं सभी ऊष्मा की चालक होती है, जैसे, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, शीशा, पारा ऊष्मा चालकता कम होती है, यानी पुअर कंडक्टर होता है। लेड की ऊष्मा चालकता जो होती है 34.7 वाट पर mm है, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता और भी कम है इससे। तो इसका देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बस ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग का साइंस है या फिर लैंग्वेज पेपर है, उन लोगों को भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। अब ये 60 करके आगे हम थोड़ा केमिस्ट्री करने की कोशिश करेंगे, फिर बायोलॉजी इसमें थोड़ा कवर करेंगे, और कल के डेट में SST का पार्ट हम उठाने की कोशिश करेंगे। अतिचालकता का लक्षण क्या है? अतिचालकता है जिसमें परागणता शून्य होगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बता देते हैं। 1911 में डच के वैज्ञानिक जो है ओनेस है, 1853 से 1926 तक इनका जीवन काल रहा है। ये ओनेस का जीवन काल है। ने प्रतिरोध के ताप के प्रभाव का अध्ययन किया था। किसका प्रभाव का? प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों के कुछ केल्विन ताप पर ठंडा करके उसके प्रतिरोध के माप की याद की थी। ओनस यह जानकारी कब प्राप्त हुआ? जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल पर, यानी 4200 केल्विन पर ताप पर पारे के विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इतना टेम्परेचर देने के बाद भी विद्युत उसका शून्य होता है। पारे का, किसका है? पारे का, हमारा नहीं, आपका नहीं, ये पारे का है, मरकरी का। यह पाया गया है निम्न तापों पर अनेक अन्य ताप तत्व और यौगिक भी ऐसा भी व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों की अतिचालकता कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता है इसमें से, इसलिए इसमें ऊष्मा ह्रास यानी कि ऊष्मा की हानि के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान विद्युत संचरण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों के दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वो विद्युत यानी चुंबकीय बल्ब को अपने सतह पर रोक लेते हैं और अपने भीतर प्रवेश नहीं होने देता है, और इनकी चुंबक परागुणता, जिसको कहते हैं पारगमता, शून्य होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे, फिर इसका अगले दिन कैलकुलेट में हम स्टार्ट करेंगे, और टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली है इसी दिन रहेगा, मतलब इसी 8 से 9 या 9 साढ़े 9 के बीच में रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन करेंगे और 9:15 तक इसको कंटिन्यू करेंगे। उस तरह से ये सारे PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो पर्सनली हमें कमेंट कीजिएगा,
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लोग फ्री का वैल्यू नहीं देते हैं, जिसको मैंने पिछले कई महीनों से, कई दिनों से आप लोगों से बात करने से, ग्रुप करने से पता चला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी हाउ, निम्नलिखित कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए बीपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है। कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु हो गया, अधातु हो गया, गैस हो गया, उपधातु है। तो सही जवाब होगा गैस जो है एक तत्व नहीं है, या तो धातु फॉर्मेट में रहेगा, अधातु रहेगा, मेटल, नॉन मेटल, या फिर उपधातु रहते हैं। उपधातु कौन से कक्षा में आते हैं? कक्षा 6 में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें बताएंगे, जिसमें जितनी संख्या है 2882 करके आता है। यावर सारणी में है तत्वों के 3 गुणों को पाया जाता है, धातु हो गया, या फिर अधातु हो गया, उपधातु हो गया, विभाजित किया जाए। जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, और सेसियम हो गया, ब्रोमियम हो गया, आयोडीन, ये सभी अक्रिय गैस आते हैं। अक्रिय गैस यानी कि ये सारे अक्रिय गैस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक, ये लेवेसियर, ज़्यादा नहीं टाइम लेना है, सीधे लेवेसियर, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता यानी जनक, कुछ भी कह सकते हैं। एंटोनी इसका पूरा नाम जान लेते हैं, यहाँ पर पूरा नाम, यहाँ पर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं यहाँ पर से। यहाँ पर एंटोनियो लेवेसियर आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के माने जाते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। केमिस्ट्री का 10-12 क्वेश्चन करेंगे, फिर 10-12 क्वेश्चन हम बायोलॉजी भी कर लेंगे, और मैथ रीजनिंग का भी कंटेंट इसी में दिया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मैथ रीजनिंग कई दिनों से मैं कभी क्लासेस नहीं लिए, तो कोशिश करेंगे एक साथ कंबाइंड आपको मिल जाए एक जगह तथ्य, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन भैया और ये है हमारा न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसमें दोनों मिला देंगे तो ऐड कर दीजिएगा, 18 + 20 नहीं मिला करके 38 हो गया। ये सेम चीज़ें यहाँ पर दिया है, बाकी चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, मैंने अभी वही है फॉर्मूला जो आपके बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जहाँ पर ऐड किया जाएगा वही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कहाँ किया गया? तो पहले ही ऑप्शन में किया गया, इसका योग किया गया, ठीक है, योग किया गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों वायु को जोड़ दिया गया, तो उसको ही कहते हैं द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करके जरूर बता दीजिएगा, या अपने कॉमेंट जरूर विचार प्रकट कीजिएगा। ओके, 3 ऐसा है डे पत्थर, ओके, व्हाट्सअप डिस्कनेक्ट हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सअप पर सभी लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो आप यहीं पर कनेक्ट रहिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप यहीं पर कंटिन्यू कीजिएंगे, मैक्सिमम कवर यहीं पर आपको व्हाट्सअप लाइव में मिलेगा, और कंटिन्यू रहेगा इसी समय, और बाद में वीडियो हम अनलिस्टेड कर देंगे, उसके बाद नहीं देख पाएगा शायद, तो यहीं पर आपको लाइव आना है मैक्सिमम चीज़ें, क्योंकि अब इसलिए लाइव आए, एक तो चीज़ें हैं आप लोग को ऑलरेडी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको पता है, उसके कारण एक रीज़न ये भी है कि न्यूमेरिकल और मैथ के क्वेश्चन को हम वहाँ पर वर्बली हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये भी रीज़न है। तो मैथ और चीज़ों को जो कि जीके जीएस मैंने कवर किया है, और प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, मैं ऐसे बातें नहीं करने में विश्वास करता हूँ। ये 60 से ज़्यादा वीडियो मैंने आपको डाला है, ये देख सकते हैं, 60 से ज़्यादा मैंने वीडियो आपको बनाया है, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसी को आप जाकर के देख सकते हैं। ये सारे वीडियोज है ऑडियो फॉर्मेट में है, तो उसको जाकर के सुन लीजिए। अभी लाइव एक आ रही है, उसको भी 61 हो जाएगा, इसको लेकिन कल के डेट में हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है इस तरह से, 5 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है Pu 242 94, इसमें कितनी संख्या है? दोनों को इसको माइनस कर दीजिए, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 148 आ जाएगा। देखिए द्रव्यमान की संख्या है 242 है, और परमाणु क्रमांक है इसमें 94, या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक सेम होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों को माइनस करने से प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि सभी लोग को समझ आ रहे होंगे, जरूर बताइएगा इज इट ओके और नॉट, ये सही है या गलत है, कोई गलत शिकवा या कुछ भी हो तो आप पर्सनली कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन की संख्या के द्रव्यमान संख्या के में, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में, परमाणु संख्या में। तो आपको बता सकते हैं एक प्रोटॉन में समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक मतलब कि हो गया इसके द्रव्यमान यानी कि परमाणु संख्या सेम होना चाहिए, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो इसमें द्रव्यमान संख्या कौन सा अलग है? तो यही है, ऑप्शन बी में आ जाएगा। और संभारिक कहेगा, संभारिक मतलब कि जिसका द्रव्यमान सेम होगा, तो उसमें संभारिक लगा दीजिएगा, जिसमें द्रव्यमान सेम आएगा, जहाँ पर बी ऑप्शन में आएगा तो उसको लगा दीजिएगा। चलिए ऊपर आपका बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया 10 क्वेश्चन तक केमिस्ट्री करेंगे, उसको 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी, फिर आगे बढ़ते हैं। समान परमाणु संख्या वाले जब तत्व समभारिक कहलाते हैं, समान परमाणु संख्या, मैंने अभी बताया परमाणु संख्या जिनकी समान होगा, एटॉमिक नंबर जिसका सेम होगा, उसको समस्थानिक कहते हैं। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, यानी प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, अभी इसमें भी डिस्कस किए थे यहाँ पर
तो समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान यानी परंतु द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार अलग अलग होता है, इसको समस्थानिक कहते हैं। और समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाता है। परमाणु भार वाले ये समान, अभी मैंने बताया परमाणु भार हो या द्रव्यमान हो उसको समभारिक, भो से याद रखिए भारिक यानी भार, भो से भार, भो से समभारिक याद रखने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ से देख सकते हैं समस्थानिक, स्थान है, कुछ ना कुछ स्थान हो, तो यहाँ पर परमाणु संख्या है, 100 से संख्या और 100 से स्थान, याद रखने के लिए आप शॉर्टकट क्लिक कर बना देता हूँ। नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक क्या होता है। फैराडे स्थिरांक होता है जिसको सार्वत्रिक स्थिरांक के नाम से जानते हैं, बाकी कॉमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा। फैराडे स्थिरांक के सार्वत्रिक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू इतना होता है 9.46 याद रखते हैं, 10⁵ इसमें जूल पर मोल के रूप में जानते हैं, या फिर आप पूरा वैल्यू याद रखने के लिए आप जान सकते हैं 96,485 जूल पर मोल। नेक्स्ट है पीएच मान के संबंधित, पीएच मान और इसका प्रतिपादक कौन किया है, किसने किया है, साइंस वाले को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पीएच का मान किसने किया था, रोइंटजर ने किया था, ठीक है। तो पीएच मान जिसका 7 हो यानी उदासीन होगा इसमें, और 7 से कम वाले को अम्लीय कहेंगे, उच्चारण से मैंने आपको डिस्कशन में भी बताया था, वो से आपका अम्लीय हो जाएगा 7 से कम वाले, और 7 से जिसका अधिक होगा उसको क्षारीय कहेंगे, और जिसमें 7 होगा उसमें उदासीन होगा। और शुद्ध पानी का पीएच मान भी 7 ही होता है, ठीक है, इसी को ये इसमें बोला है, उदासीन को 7 हो गया। शुद्ध जल का पान भी पीएच मान 7 होता है, वर्षा का पानी भी 7 होता है, 7 से अधिक वो को क्षारीय कहते हैं, 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन में 7 का मान अधिक होता है, अधिक मैंने आपको बता दिया क्षारीय वाला होगा, क्षारीय वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, पानी का पीएच मान बताने की जरूरत नहीं, 7 है। अब आगे चलते हैं, केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कल डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन। पीडीएफ और नोट्स जिनको चाहिए और पर्सनली कमेंट कीजिएगा। और इसमें कई लोग कह रहे हैं सर बार्गेनिंग करने हैं क्योंकि प्राइसेज बढ़ा दिए हैं, 149 में भी लोगों ने लिया, 199 में भी लिया है, लोगों ने फ्री में भी लिया है। लेकिन जो फ्री में लिए हैं, जिनको चार्जेस नहीं देना पड़ा, वो सबसे पहले ग्रुप को भी छोड़े हैं और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। और इस तरह से जीव विज्ञान आपका स्टार्ट हो गया। जीव विज्ञान सी पार्ट है, साइंस का तीसरा पार्ट है। जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, आपको काफ़ी मजा आएगा जो साइंस वाले हैं और एसएसटी और किसी भी सब्जेक्ट के। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा है, ठीक है। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने द्वारा लिखी है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया। ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद यानी प्राकृतिक वर्णवाद के रूप से जानते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो मानव जो होता है, मानव तंत्र में इंसुलिन जो आपको करता है, इंसुलिन मैंने आपको बताया शुगर को संतुलित करने के लिए काम करता है, शुगर को संतुलित करने के लिए काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर जो होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें वसा और साथ में मिश्रण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को संतुलित नियंत्रित करने का काम करता है मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन अग्नाशय में अंतःस्रावित होता है, यह हार्मोन एक प्रोटीन से होता है जो ग्लूकोज को समर्थन में, अभी मैंने बताया ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है, मुख्य भूमिका में निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिका में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। और एक क्वेश्चन आपको इसी में बता देता हूँ, सबसे पहले अगर एनर्जी कहीं से आपको मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? तो आपको ऑप्शन है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, आपका एस्पिरिन, आगे बढ़ते हैं पैरासीटामोल या फिर सल्फाडाइजीन। तो सही जवाब होगा इसमें से एक से अधिक, क्योंकि इसमें कई लोग हैं एंटीबायोटिक जो आप लोग घर में यूज करते हैं और कभी कोई बीमारी होता है इसमें उपयोग होता है। निम्नलिखित में पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन में एंटीबायोटिक में होता है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए उपचार के लिए किया जाता है, और इसमें इसलिए एक तो सल्फाडाइजीन हो गया और साथ में इसमें बैक्टीरिया जनित भी होता है, तो दोनों मिलाकर के एक से अधिक आ जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया तो इसमें से एक से अधिक लगा दीजिए, ई आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो यूज खाते हैं गेहूं चावल, जो इसमें से आपको सबसे ज़्यादा, लेकिन आपको इस मुख्यतः पाया जाए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में चेंज कर दिया, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट यानी सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट चावल में प्राप्त होता है, चावल में, ठीक है, याद रखिएगा, चावल में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, 10 क्वेश्चन आपका अभी बायोलॉजी के करेंगे, उसके बाद थोड़ा मैथ्स रीजनिंग का आपको फॉर्मूला आपको दिखा देंगे, किस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे आपको विस्तार से बता देंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू इसको वाइंड अप करेंगे वीडियो को।
ये देख सकते हैं उपयुक्त विकल्पों में चावल का कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है 100 ग्राम पके हुए चावल में से 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में से चावल आपका 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल जो होता है साधारण खाद्य की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि के करने का एक वैज्ञानिक होता है। कीट संवर्धन नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ किसी को संवर्धित करेंगे, किसी को हम बचाने की कोशिश करेंगे, तो किसको कीटों की वृद्धि के लिए हम करेंगे। कीट संवर्धन कीट जैसे कि केचुआ हो गया की वृद्धि के लिए विज्ञान के संबंधित है। केचुआ आप लोग को पता है कृषकों का मित्र कहा जाता, मतलब किसानों को दोस्त के रूप में जाता है। भूमि को इसमें बनाने का उर्वरक बनाने का काम होता है। तो ये सारी चीजें केचुआ इसको संबंधित है। कीट संवर्धन यानी कीटों का संबंधित वृद्धि का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र कहते हैं या भूमि को आंत कहा जाता है। केचुआ खाद और वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तक जैव उर्वरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स मतलब कि आनुवांशिकता, ये विचरण जिसको डीएनए भी कई बार यूज करते हैं, तो ये आपका जेनेटिक्स इसी से संबंधित है। मेंडल का नहीं होगा, एक केमिस्ट्री का हो गया, जैव विकास भी नहीं है और डीएनए संचरण भी नहीं होगा, इसमें आनुवांशिकता और विचरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा विस्तार से इसको बता देते हैं यहीं पर। और अगर इस तरह से डेली आपको कंटेंट चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके कोई क्वेश्चन रहता है तो यहीं पर आप पूछ सकते हैं। चलिए, ओके सर, ओके। चलिए, आप लोगों को तो मैसेज पहुंच रहा है, दैट्स अ गुड थिंग्स, और कई लोग अभी कंटिन्यू हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीनों और मानसिक और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणों या तरंगों का अध्ययन किया जाता है। वो अध्ययन आपका क्या है, एक्स किरणों का, सूक्ष्म तरंगे है, पराबैंगनी किरणें है, और पराबैंगनी किरणें है तो आपका सही जवाब होगा पराबैंगनी किरणें है, पराबैंगनी तरंगे है। गर्भ में भ्रूण के विकास के लिए, विकास को जानने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक के तहत पराबैंगनी तरंगों का उपयोग करके हम पता लगाते हैं कि बच्चा के स्वास्थ्य कैसा है और कितने वो विकास हो चुका है, क्या चीज़ है। तो गर्भ में जो है भ्रूण के विकास को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कच्चा फल नहीं है। तो ऑप्शन है सेब, अंगूर और खरबूज या आलू बुखार, तो इसमें सही जवाब होगा सेब। ठीक है, एक कच्चा फल नहीं है, कच्चा फल नहीं है। ये 2020 में भी आया है क्वेश्चन, और ये सारे बीपीएससी का क्वेश्चन है। जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहलाता है, यानी कि